Good morning students, myself Vijayalakshmi Shandile, faculty of शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम कक्षा 9 की पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन का पाठ 6 दिए जल उठे का पार्ट 2 पढ़ेंगे। बच्चों, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि दिए जल उठे पाठ श्री मधुकर उपाध्याय द्वारा लिखित है। बच्चों, इस पाठ में उन्होंने गांधी जी की दांडी यात्रा, जिसे नमक आंदोलन भी कहा जाता है, का वर्णन किया है। दांडी गुजरात का एक समुद्र तटीय गांव है। गांधी जी को 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर अंग्रेजों द्वारा नमक पर लगाए गए उत्पादन कर को भंग करना था और इसलिए उन्होंने हजारों सत्याग्रहियों के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ की और जब वे रास पहुँचे तो उनका वहाँ पर भव्य स्वागत किया गया। उन्हें वहाँ एक धर्मशाला में ठहराया गया तथा अन्य सत्याग्रहियों को तंबुओं में ठहराया गया। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इसका आगे का भाग। आप बच्चों पेज नंबर 44 लास्ट पैराग्राफ से हम शुरू करेंगे। रास की आबादी करीब 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज़्यादा लोग थे। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को ये सज़ा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। बच्चों, जब गांधी जी रास पहुंचे तो उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया गया। उनके ठहरने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई और ऐसे तो रास की जो आबादी थी वो करीब 3000 ही थी, लेकिन जिस जनसभा को वहाँ पर गांधी जी संबोधित करने के लिए रुके थे, वहाँ पर उनकी जनसभा में उस समय 20,000 के करीब लोग इकट्ठे हो गए थे। यानी कि गांधी जी की ये लोकप्रियता इतनी अधिक थी और गांधी जी ने जो आंदोलन शुरू किया था दांडी मार्च, उसके प्रति लोगों में इतनी जागरूकता, इतनी उत्सुकता थी कि वहाँ पर इतनी अधिक मात्रा में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। और जब गांधी जी ने वहाँ पर जनसभा को संबोधित करते हुए अपना भाषण देना उन्होंने प्रारंभ किया, तो उन्होंने अपने भाषण में सबसे पहले सरदार पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र, का अर्थ होता है बच्चों वर्णन, या उनके बारे में उन्होंने बताया। तो सबसे पहले उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी का उसमें वर्णन किया, उनके बारे में बताया और उन्होंने जनता को ये भी बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अंग्रेज सरकार द्वारा जो गिरफ्तारी की गई है, ये जनता की उनके द्वारा की जाने वाली सेवा का एक तरह से पुरस्कार उनको मिला है, क्योंकि उनके द्वारा कोई अपराध तो किया नहीं गया था, लेकिन उन्होंने जो जनता की सेवा की है, ये एक तरह से उसी का पुरस्कार है कि अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया। सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं, उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गांवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं हैं? बच्चों, गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की तारीफ करते हुए तारीफ की और कहा कि ये जो जितने भी राजनेता थे, जो भी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोग थे, वे सभी एक तरह से जनता की सेवा कर रहे थे, एक तरह से वो देश की सेवा कर रहे थे और इसीलिए गांधी जी ने उनकी तारीफ की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेज सरकार के द्वारा जो भारतीयों को नौकरियां दी गई है या उनको जो भी और सरकार के द्वारा खिताब वगैरह दिए जाते हैं, हमें उनसे इस्तीफा दे देना चाहिए, यानी कि त्यागपत्र दे देना चाहिए। इस्तीफे का अर्थ होता है बच्चों त्यागपत्र, कि हमें अंग्रेज सरकार द्वारा दी गई जो भी नौकरियां हैं उनसे हमें त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि जो भारतीय जनता है वो तुच्छ का अर्थ होता है शूद्र, अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए ये नौकरियों से चिपके हुए हैं। जैसे कि मक्खी जो है गंदगी पर चिपकी रहती है, उसी प्रकार भारतीय लोग भी अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए इन नौकरियों से चिपके हुए थे और वे तो गांधी जी ने उनसे यही कहा कि आप अपने इन
थोड़े से जो तुच्छ स्वार्थ हैं आपके, इनको भूलकर पूरे देश के विषय में सोचें और इन नौकरियों से इस्तीफा दे दें। उन्होंने यह भी कहा कि आप कब तक गाँव को चूसने में, क्योंकि जो अंग्रेज सरकार थी बच्चों, वो गांव में जो भी मजदूर वर्ग था, किसान वर्ग था या और भी जो नीचे तबके के लोग थे, उन पर उन्होंने कई सारे भारी कर लगा रखे थे और इस तरह से वो गांवों की जनता का या ये कहें कि जो भारतीय जनता थी उनका वे आर्थिक शोषण कर रहे थे और यही कारण था कि भारत की जनता गरीब और गरीब होती जा रही थी। तो गांधी जी ने उन्हें यही कहा कि अब तो आप लोग अपनी आंखें खोलिए और इन सब का विरोध करना सीखिए। जो सरकार के द्वारा आपको सुविधाएं दी जा रही है वो सुविधाएं नहीं है, यहाँ वह सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए अब अपनी आंखें खोलो, यानी कि अब समझदारी से काम लो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और अंग्रेज सरकार का सहयोग करना बंद करो। आगे गांधी जी ने कहा कि गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया। बच्चों, राजद्रोह का अर्थ होता है शासन का विरोध करना, राजा का विरोध करना। तो उस समय हमारे भारत में राज किसका था? अंग्रेजों का राज था। तो उन्होंने जनता से यही कहा कि एक तरह से उन्होंने जोर देते हुए अपनी इस बात का जनता में एक तरह से समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्होंने जनता से कहा कि हमें राजद्रोह का यानी कि अंग्रेजी शासन का विरोध करना चाहिए और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, अब फिर बादल घिर आए हैं या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। मुझे 3 माह की सजा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। राजद्रोही को तो काला पानी देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। और बच्चों, सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने सरकार को एक तरह से खुला चैलेंज दिया था, खुली चुनौती उन्होंने दी और ये कहा कि मैं स्वयं ये स्वीकार करता हूँ कि मैं राजद्रोही हूँ और ऐसा करने में उनको गर्व महसूस हो रहा था। और वह यही कहते हैं कि यदि सरकार के द्वारा, अंग्रेज सरकार के द्वारा यदि उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और वो ये कहते हैं कि एक राजद्रोही की जो सजा होती है वो होती है काला पानी की या देश निकाला या फांसी की सजा। तो वो कहते हैं कि मैं भी एक राजद्रोही हूँ क्योंकि मैं भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहा हूँ, उनका विरोध कर रहा हूँ। तो मुझ जैसे राजद्रोही के लिए क्या सजा होनी चाहिए, ये एक तरह से वो जनता से यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं। सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे। बच्चों, जो सत्याग्रही जो गांधी जी के साथ गए थे वो शाम को 6 बजे रात से चले और 8 बजे तक वे कनकापुरा पहुंच गए थे। और जब वो कनकापुरा पहुंचे तो जो थोड़े से लोग थे वो थकान महसूस कर रहे थे और कुछ लोगों में थकान इस कारण से भी थी, यानी कि होता ना कि जब हमारे दिमाग में कोई चीज़ चलती है कि कैसे क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कोई परेशानी चल रही हो तो वैसे स्वतः ही हमें थकान महसूस होने लग जाती है। तो कुछ तो थके हुए थे क्योंकि वो लंबा सफ़र तय करके आए थे और कुछ उनकी थकान या उनकी परेशानी का कारण ये भी था, वो ये सोच रहे थे कि मही नदी को कब और कैसे पार किया जाए। ये प्रश्न उनके मन में चल रहा था। बच्चों, यहीं पर आप तीसरा आंतरिक प्रश्न भी लिख लीजिए। हमारा तीसरा आंतरिक प्रश्न पेज नंबर 45 पर आप नोट कीजिए। कनकापुरा पहुंचे सत्याग्रही थकान क्यों महसूस कर रहे थे? रात से कनकापुरा पहुंचने में उन्हें कितनी देर लगी? बच्चों, इसका उत्तर आप यहाँ पर ब्रैकेट बना लीजिए। सत्याग्रही शाम 6 बजे, यहाँ से आप ब्रैकेट बना लीजिए, मैं पूरा उत्तर बोलती हूँ। सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुँचे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे। बच्चों, यहाँ तक ये हमारे तीसरे आंतरिक प्रश्न का उत्तर है कि वो मही नदी को कैसे पार करेंगे। नदी के किनारे पहुंचते ही
समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। कनकापुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। गांधी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुरा पहुंचने में हुई देरी के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। बच्चों, नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से जो ठंडी हवा आती थी, बयार का अर्थ होता है ठंडी हवा। बयार का अर्थ है ठंडी हवा। बयार यानी बयार का अर्थ है हवा और ठंडी यानी कि ठंडी हवा, तो बयार का अर्थ है हवा। तो जब सत्याग्रही समुद्र के किनारे पहुंचे तो समुद्र की ओर से जो ठंडी हवा आ रही थी, उसने वहां पर सबसे पहले ठंडी हवा ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया और वहां पर कनकापुरा में एक 105 साल की एक बहुत ही बूढ़ी महिला थी, उसने गांधी जी का स्वागत करते हुए उनके माथे पर तिलक लगाया और उनसे ये पूछा कि और उनसे कहा कि महात्मा जी आप स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। तो महात्मा जी ने भी उनको वचन दिया कि मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी जी की जो बच्चों वहां पर गांधी जी की जो जनसभा का समय था वो पहले से निर्धारित था 8 बजे का, लेकिन कनकापुरा ही वो बहुत लेट पहुंचे थे, इसीलिए उनकी जो जनसभा का जो समय था वह 1 घंटा और आगे बढ़ा दिया गया, यानी कि स्थगित जो समय निर्धारित था उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, उसमें परिवर्तन कर दिया गया। बच्चों यहाँ पर आप चौथा आंतरिक प्रश्न नोट कीजिए, इसी पेज पर, पेज नंबर 45 पर हमारा चौथा आंतरिक प्रश्न है, कनकापुरा में किसने और क्या कहते हुए गांधी जी का तिलक किया? गांधी जी ने उन्हें क्या जवाब दिया? ये चौथा आंतरिक प्रश्न है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, कनकापुरा में किसने और क्या कहते हुए गांधी जी का तिलक किया? गांधी जी ने उन्हें क्या जवाब दिया? बच्चों इसका उत्तर भी इसी पैराग्राफ में 4th लाइन में, कनकापुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। गांधी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। ये चौथे आंतरिक प्रश्न का उत्तर है। जनसभा में गांधी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया। उन्होंने कहा, इस राज में रंग से राजा तक सभी दुखी हैं। राजे महाराजे जैसे सरकार नचाती है, नाचने को तैयार हैं। ये राक्षसी राज है, इसका संहार करना चाहिए। बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि जनसभा का जो समय था वो 8 बजे था, लेकिन कनकापुरा गांधी जी देर से पहुंचे थे, इसीलिए सभा 1 घंटे आगे उसका समय कर दिया गया था। निर्धारित समय से 1 घंटा आगे उसका समय बढ़ा दिया गया था। और जनसभा को जब गांधी जी ने संबोधित किया तो उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि ब्रितानी कुशासन, ब्रितानी का अर्थ है बच्चों ब्रिटिश, ब्रितानी यानी ब्रिटिश, कुशासन यानी बुरा शासन। तो उन्होंने अपने भाषण में ब्रिटिश यानी जो अंग्रेज थे उनके द्वारा जो बुरा शासन किया जा रहा था, जो कुशासन किया जा रहा था, उसका वर्णन उन्होंने किया। जिक्र यानी वर्णन, मैंने आपको पहले भी बताया किया। और उन्होंने कहा कि जो ये ब्रिटिश शासन है, जो अंग्रेजों का शासन है, इनके राज्य में चाहे कोई गरीब हो, रंक यानी गरीब, चाहे कोई गरीब हो और राजा यानी अमीर, या कोई राजा हो, सभी दुखी हैं। यानी कि गरीब से लेकर अमीर तक सभी दुखी हैं, सभी परेशान हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो इनके राज्य में सुरक्षित हो। और जो हमारे देश के राजे महाराजे हैं, यानी कि जहाँ पर राजाओं का राज्य है, जो राजे महाराजे हैं, वो ये ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश सरकार उनको जैसा करने के लिए कहती है, ये वैसा ही करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ है ना कि सरकार जैसे नचाती है वैसे नाचने, इसका अर्थ ये है कि जैसे अंग्रेज उनसे कहते हैं वो वैसा ही करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक तरह से जो राज्य है, ये किसका राज्य है? राक्षसों का राज है। राक्षस यानी राक्षसों का यहाँ पर राज्य हो गया है और इसका हमें संहार का अर्थ है नाश करना।
और हमें ऐसे राज्य को नष्ट करना है, ऐसी जो शासन व्यवस्था है उसको हमें नष्ट करना है। रास्ते में रेतीले सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी थोड़ी यात्रा कार से कर ले। बच्चों, रास्ते में जो था, रास्ता थोड़ा सा खराब था, रेतीली सड़कें थी, तो इसीलिए गांधी जी को ये कहा गया, प्रस्ताव यानी किसी बात को मनवाने के लिए, किसी बात को कहने के लिए उनको एक तरह से राय दी गई कि आप जो आगे की यात्रा है वो रेतीला होने के कारण, सड़क मार्ग जो है वो रेतीला होने के कारण आपको परेशानी आएगी, तो आप कार के द्वारा उसको आगे के सफर को या आगे की यात्रा को कर लीजिए। ने इससे साफ इनकार कर दिया, यानी कि गांधी जी ने इससे साफ मना कर दिया कि वे किसी गाड़ी से सफ़र नहीं करेंगे। उनका कहना था ये उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। एक तरह से जो दांडी यात्रा थी, जो दांडी मार्च था, वह गांधी जी के लिए एक तरह से धार्मिक यात्रा थी, धर्म की यात्रा थी, और उन्होंने यही कहा कि ये जो यात्रा है एक तरह से भी ये उनके जीवन की एक आखिरी यात्रा है, क्योंकि बहुत लंबा उन्हें पैदल चलना था। और उन्होंने कहा कि ये जो यात्रा है, ऐसी यात्रा पे जब कोई व्यक्ति निकलता है जहां पर किसी के हित के लिए कार्य किया जा रहा है, क्योंकि ये जनता के हित के लिए किया गया आंदोलन था, तो उन्होंने कहा कि ऐसी यात्रा पर निकलने वाला जो व्यक्ति होता है वो कभी भी किसी वाहन का प्रयोग नहीं करता। ये पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। यात्रा में कष्ट सहे, लोगों का दुख सुख समझे, तभी सच्ची यात्रा होती है। उन्होंने क्या कहा कि जो दांडी यात्रा है ये एक तरह से धार्मिक यात्रा है और ऐसी धार्मिक यात्रा में किसी भी वाहन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि यात्रा पर जाने वाला व्यक्ति ऐसे साधनों का प्रयोग करता है तो उसको यात्रा का लाभ नहीं मिलता है। और यात्रा का मुख्य उद्देश्य ही, यात्रा का सही फल क्या है कि व्यक्ति यदि कष्ट सहे, यात्रा के दौरान कष्ट सहे, लोगों के दुख सुख को समझे, उनको साझा करे, यानी कि उनके दुखों को बांटे, तभी एक तरह से उनकी जो धार्मिक यात्रा होती है वो सफल होती है। तो एक धार्मिक यात्रा का उद्देश्य यही होना चाहिए जिसमें लोगों के दुखों को कम किया जाए। ब्रिटिश हुक्मरानों में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। बच्चों, जो ब्रिटिश हुक्मरानों का अर्थ होता है शासक। जो ब्रिटिश शासक थे उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें इस बात का संदेह था कि गांधी जी और उनके साथ जुड़े हुए जो सत्याग्रही हैं वो मही नदी के किनारे अचानक पहुंचेंगे, बिना पूर्व सूचना के पहुंचेंगे और वो वहां पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ देंगे, ऐसा उन्हें लग रहा था। लेकिन और इसीलिए समुद्री पानी नदी के तट पर काफी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते हैं। गांधी ने भी कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिया ताकि इसका खतरा ही ना रहे। तो बच्चों, लेकिन और जो समुद्र का पानी होता है वो किनारे पर बहुत सारा नमक छोड़ जाता है और उसकी रखवाली के लिए अंग्रेजों ने चौकीदार भी नियुक्त कर रखे थे। हालांकि गांधी जी ने ये कहा था कि यहाँ पर नमक आसानी से बनाया जा सकता है, और गांधी को जो समझने वाले या गांधी जी को जितने भी अंग्रेज अधिकारी जानते थे उन्हें ये पक्का पता था कि गांधी जी कोई भी कार्य छुप कर नहीं करेंगे। गांधी जी जो भी करते हैं उसकी पूर्व सूचना वे उनको देते हैं और सबके सामने, यानी कि कहें कि डंके की चोट पर उन्होंने हर आंदोलन को किया, उन्होंने कहीं भी कोई कार्य छुपकर नहीं किया। तो अंग्रेजों को इस बात का विश्वास था, लेकिन फिर भी सावधानी के रूप में उन्होंने जितने भी नमक भंडार समुद्र के किनारे थे वो सारे हटा लिए ताकि कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रहे कि वहां पर नमक कानून को सरकार गांधी जी के द्वारा तोड़ दिया जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने पहले से ही सावधानी बरती। नियमों के अनुसार
उस दिन की यात्रा कनकापुरा में गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। यह तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। बच्चों, नियमों के अनुसार क्या था कि उस दिन जो यात्रा थी, उस दिन की यात्रा कनकापुरा में गांधी जी के भाषण के बाद ही समाप्त हो जानी थी, यानी कि उनको और आगे नहीं बढ़ना था। लेकिन फिर इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया और इसका कारण क्या था कि इसमें यह तय किया गया कि जो नदी है उसको आधी रात के समय जब समुद्र में पानी चढ़ आएगा तो उस समय पार करें ताकि उसमें कीचड़ और दलदल कम हो जाए। बच्चों, जब पानी, जैसे आपने देखा होगा, जब बारिश आती है तो उस समय कीचड़ नहीं होता है, उस समय सिर्फ पानी होता है और उसमें से हम आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन जब बारिश चली जाती है और पानी नहीं होता है तो जब वो पानी बहकर चला जाता है तो वहां पर अपने पीछे गंदगी छोड़ जाता है, कीचड़ छोड़ जाता है। तो यदि वे लोग अगले दिन उसको पार करते तो समुद्र का पानी उतर जाता और पीछे वो गंदगी और कीचड़ छोड़ जाता, दलदल छोड़ जाता। तो इसीलिए उन्होंने ये तय किया, क्योंकि कीचड़ और दलदल में चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए उन्होंने तय किया कि हम आधी रात के समय जब समुद्र में पानी चढ़ आएगा उस समय हम उस नदी को पार करेंगे ताकि उस समय वहां पर कीचड़ और दलदल ना हो और उसमें चलना थोड़ा सा आसान हो जाए। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले। अंधेरी रात में गांधी जी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी, पर उन्होंने मना कर दिया और कहा, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। तट पर पहुंचकर गांधी ने पैर धोए और झोपड़ी में आराम किया, आधी रात का इंतजार करते हुए। बच्चों, और इस ये जो उन्होंने निश्चित किया था कि हम किस तरह से आगे का मार्ग तय करेंगे, तो इसके लिए गांधी जी को 4 किलोमीटर जो दलदली, जहाँ पर कीचड़ था, जो दलदल था, वहाँ पर उनको उसको पार करके उनको जाना पड़ा। और कुछ लोगों ने उनको सलाह भी दी कि आपको हम कंधे पर उठा लें ताकि आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन गांधी जी ने इसके लिए मना कर दिया। उन्होंने यही कहा कि ये जो दांडी मार्च है ये मेरे लिए एक तरह से धर्म की यात्रा है और मैं इसको पैदल ही चलकर ही पूरी करूंगा, इसलिए उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। रात्रि में गांधी जी एक झोपड़ी में रुके, वहां उन्होंने विश्राम किया क्योंकि फिर अगले दिन यात्रा फिर से शुरू करनी थी। मही नदी के तट पर उस गुप्त अंधेरी रात में भी मेला जैसा लगा हुआ था। भजन मंडलियां थी और डांडिया रास में निपुण दरबार थे, उनके गीत के बोल थे। बच्चों, यहाँ पर गीत की कुछ पंक्तियां दी गई है और उस समय का जो प्राकृतिक दृश्य यहाँ बताया गया है, तो बताया गया है इसमें बताया, लेखक कह रहे हैं कि मही नदी पर उस समय बिल्कुल गुप यानी गहरा, बिल्कुल घनघोर अंधेरा। गुप का अर्थ होता है बिल्कुल घनघोर अंधेरा, तो बहुत गहरा अंधेरा था। लेकिन ऐसे अंधेरी रात में भी मही नदी के किनारे पर मेला, ऐसा लग रहा था जैसे कि मेला लग रहा हो, यानी कि इतनी अधिक वहां पर लोगों की भीड़ थी। और रात्रि का समय व्यतीत करने के लिए वे लोग मंडलियां, जो भजन मंडलियां थी, वो भजन गा रहे थे और कई लोग नृत्य भी कर रहे थे। डांडिया रास में जो निपुण दरबार थे वो भी वहीं थे और वे गीत गा रहे थे। यहाँ पर बच्चों कुछ गीत की पंक्तियां भी यहाँ पर आई हैं। तो नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई थी। उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी और उसे लेकर कनकापुरा पहुंच गए। बच्चों, गांधी जी को जो मही नदी पार कराने की जिम्मेदारी थी वो रघुनाथ काका नाम के एक व्यक्ति थे जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके लिए रघुनाथ काका ने एक नई नाव खरीदी और वो उस नाव को लेकर कनकापुरा पहुंच गए। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया। जो रघुनाथ काका थे वो बदलपुर, एक गांव है गुजरात में ही, वहां के रहने वाले थे और जो सत्याग्रही थे उन्होंने उनको निषाद राज की उपाधि दी। और ऐसा इसलिए करा क्योंकि जब राजा राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो उनको भी नदी पार जिन्होंने करवाई थी उस व्यक्ति का नाम निषाद राज था। और इसीलिए एक तरह से उस समय में जो गांधी जी थे वह भी उनके लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। तो और गांधी जी को नदी पार करने की जिम्मेदारी, पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका की थी, इसीलिए सत्याग्रही ने उनको निषाद राज की उपाधि दी। उनके पास बदलपुर में काफी जमीन थी और नावें भी चलती थी।
जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब तक अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। और बच्चों, जो रघुनाथ काका थे वो बदलपुर के थे, उनके पास काफ़ी ज़मीनें भी थी, नाव भी थी। और जब रात्रि में समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ, आधी रात का समय हो गया था और उस समय नदी को पार करने की तैयारी पूरी हो गई थी और अंधेरा इतना गहरा था कि कई सारे छोटे छोटे दीपक वहाँ पर जला रखे थे, लेकिन वो जो छोटे छोटे दीपक जल रहे थे वह भी उस अंधेरे को कम नहीं कर पा रहे थे। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस पाठ का नाम दिए जल उठे क्यों रखा गया है, क्योंकि अपने इस चैप्टर का जो शीर्षक है, जो पाठ का नाम है, अब हम उसी पे आ रहे हैं ताकि ये पता चले कि इस पाठ का नाम लेखक ने दिए जल उठे क्यों रखा है। तो जो दिए थे वे उस रोशनी को भेद नहीं पा रहे थे। यही नज़ारा नदी के भेद नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर में कई हजार लोग नदी के तट पर पहुंच गए। उन सबके हाथों में दिए थे। यही नज़ारा नदी के दूसरी ओर भी था। पूरा गांव और आसपास से आए लोग दिए की रोशनी लिए गांधी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। बच्चों, थोड़ी देर में ही नदी के तट पर यानी कि किनारे पर कई हजार लोग अपने हाथों में दिए लेकर वहां पर उपस्थित हो गए। और यही नज़ारा का अर्थ होता है बच्चों दृश्य। यही नज़ारा यानी कि यही जो दृश्य था वो नदी के दूसरी ओर भी था। नज़ारा का अर्थ है दृश्य, तो यही दृश्य जो था वो नदी के दूसरी ओर भी था, यानी कि उधर दूसरी किनारे पर भी, नदी के दूसरे किनारे पर भी जो सत्याग्रही थे वहाँ वह भी अपने हाथों में दिए लेकर गांधी जी का इंतजार कर रहे थे। यानी कि इस तरफ भी हजारों लोगों के हाथों में दिए थे और नदी के उस पार भी लोगों के हाथों में दिए थे। रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया, पानी चढ़ आया, यानी कि पानी चढ़ने का इंतजार कर रहे थे, पानी अब चढ़ आया था। गांधी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के बीच नाव रवाना हुई। इस प्रकार से बच्चों वहां पे जो सत्याग्रही उपस्थित थे वो नेताओं के नाम के जयकारे लगाने लगे। रघुनाथ काका जो थे वो नाव को चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज़ नदी के दूसरे तट से भी आने लगी, यानी कि नदी के पार जो लोग खड़े हुए थे, जो सत्याग्रही खड़े थे अपने हाथों में दिए लेके, वह भी जयकारे लगाने लगे, उनकी भी आवाज़ें आने लगी। ऐसा लगा जैसे वह नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो जहाँ प्रतिध्वनि सुनाई दे। बच्चों, प्रतिध्वनि शब्द का अर्थ होता है किसी शब्द के उपरांत सुनाई पड़ने वाला शब्द या गूंज, उसके प्रति, यानी कि उसके जैसे हम कुछ बोलते हैं, आपने देखा होगा पहाड़ों में जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो बाद में हमें उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है, यानी कि पहले हम बोलते हैं और उस शब्द से उत्पन्न शब्द या गूंज। तो इस प्रकार से बच्चों वहाँ पर लोगों के जयकारों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। के दूसरे तट पर भी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी। उसी तरह का कीचड़ और दलदली जमीन यह पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी रात 1 बजे उस पार पहुंचे और सीधे विश्राम करने चले गए। बच्चों, जैसे इस तरफ जहां पर लोगों ने समुद्र के पानी का चढ़ने का इंतजार किया, उसी तरह से जो दूसरी तरफ किनारे पर लोग खड़े हुए थे वहां पर भी जो जमीन थी वो कीचड़ और दलदल से युक्त थी, लेकिन गांधी जी को उसी में उतरना पड़ा। और ये जो पड़ाव था यात्रा का, ये सबसे कठिनतम पड़ाव था, यानी कि सबसे ज़्यादा परेशानी इसी पड़ाव में आई, यानी कि इसी समय उन्हें आनी थी, क्योंकि जब नाव में बैठने का समय और उतरते समय उनको थोड़ा सा नदी का हिस्सा पार करना ही था, और वहाँ पर दलदली और कीचड़ युक्त जमीन होने के कारण थोड़ी सी परेशानी तो आनी ही थी। लेकिन गांधी जी रात को 1 बजे नदी के पार उतर गए और सीधे विश्राम करने चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोपड़ी पहले ही तैयार कर दी गई थी। गांधी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े रहे। अभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। शायद उन्हें पता था रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी। तो बच्चों, गांधी जी जो है वो विश्राम करने के लिए चले गए। अन्य जो सत्याग्रही थे उनकी झोपड़ियां भी वहीं पर नदी के किनारे ही तैयार की गई थी, यानी कि उनके रहने की
ठहरने की व्यवस्था की गई थी। और गांधी के पार, जब गांधी नदी पार हो गए, विश्राम करने चले गए, लेकिन तब तक भी लोग जो है वो अपने हाथों में दिए लेकर खड़े हुए थे, क्योंकि अभी कुछ लोग और थे, कुछ सत्याग्रही अभी उस पार और थे जिनको भी नदी पार करवानी थी, इसीलिए लोग अपने हाथों में दिए लेकर खड़े रहे। तो बच्चों, आई होप आपको गांधी जी की दांडी यात्रा से संबंधित ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप घर पे एक बार फिर से इसे पढ़ें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।